बिहार की सारण लोकसभा का चुनावी परिणाम क्या होगा, बिहार की सीवान लोकसभा सीट का परिणाम क्या होगा। बिल्कुल एग्जिट पोल में हम आपको बताने वाले हैं तमाम सीटों पर क्या रुझान सामने आ रहे हैं, एग्जिट पोल क्या है। नमस्कार, मैं हूं अर्पिता और आप देख रहे हैं पीओ भारत। इस वक्त हमारे साथ प्रदीप सर है, राजवीर पटवर्धन जी हमारे साथ है और हम आप दोनों से चर्चा में ये समझेंगे कि सारण, महाराजगंज, गोपालगंज, सीवान, मोतिहारी, बेतिया, वाल्मीकि नगर, इनका एग्जिट पोल क्या है। सर आपको क्या लग रहा है, यहाँ से चुनाव कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। ठीक है, देखिए इसमें सारण एवं चंपारण में दो सबसे महत्वपूर्ण सीट है यहाँ। ठीक है, महत्वपूर्ण तो सब है, हर सीट का जो है एक कीमत बराबर है, लेकिन दो महत्वपूर्ण सीट इसलिए है कि सारण एक सीट है जहां पर कि लालू प्रसाद राजद सुप्रीमो की बेटी रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रही है। बिल्कुल सर। ठीक है, और दूसरा सीवान इसलिए याद रखा जाएगा। देखिए इस चुनाव में परिणाम कौन जीत रहे हैं मैं तो बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले यह बता दूं कि सीवान भी एक ऐसी सीट है पूर्णिया के बाद जहां पर कि माई समीकरण नेस्त नाबूद हो चुका है। अच्छा, ठीक है, माई समीकरण टूट चुका है। शहाबुद्दीन की पत्नी बेगम हिना साहब लालू परिवार पर को धोखेबाज बता रही है। उस लालू प्रसाद को, जिसका लालू मतलब यादव, शहाबुद्दीन मतलब मुसलमान, इन दोनों ने मिलकर बिहार में लगातार 15 वर्ष तक शासन किया था। वो समीकरण वो टूटा है सीवान में, और सीवान में हिना साहब शहाबुद्दीन की पत्नी लालू परिवार को धोखेबाज बता रही है और एक नए समीकरण के आधार पर वहां चुनाव लड़ रही है। चलिए अब आते हैं सारण में। सारण एक हाई प्रोफाइल सीट थी, इसलिए कि लालू प्रसाद की पुत्री वहां से चुनाव लड़ रही थी। ठीक है, लेकिन इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार से 2014 में राबड़ी देवी चुनाव हार गई थी, 2019 में लालू प्रसाद के समधी चंद्रिका राय चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार रोहिणी आचार्य कहीं न कहीं चुनाव जीतती हुई दिख रही है। ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये राजीव प्रताप रूढ़ी चुनाव हारते हुए दिख रहे हैं। ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपने अभी बताई है। कहीं ना कहीं ये जो अनुमान आपने लगाया है सारण लोकसभा का कि यहाँ से रोहिणी आचार्य चुनाव जीत रही हैं, कुल मिलाकर राजीव प्रताप रूढ़ी यहाँ से हार रहे हैं, तो सारण की सीट अभी फिलहाल हमारे अनुसार ये आरजेडी के खाते में जा रही है और आरजेडी के खाते में जाने का मतलब है कि यहाँ से रोहिणी आचार्य चुनाव जीत रही है। महाराजगंज की सीट है जहां पर कि आरजेडी ने इस बार अपना प्रत्याशी नहीं दिया, वहां से कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और बीजेपी के जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, लगातार 2 बार जीते वो, इस बार उनका मुकाबला कांग्रेस के प्रत्याशी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के पुत्र आकाश सिंह से था और जनार्दन सिंह सिग्रीवाल लगातार दो चुनावों की भांति इस बार भी चुनाव जीतते हैं। महाराजगंज मतलब सीधे बीजेपी को हम दे सकते हैं, बीजेपी यहाँ से चुनाव जीत रही है महाराजगंज से। सर आपको भी क्या लग रहा है? महाराजगंज तो ठीक है, आपने बीजेपी को दिया है, हमारा भी कहता है कि बीजेपी को जाएगा सीट को। रही बात सारण की सीट पे, तो सारण लगता है कि बीजेपी को जाना चाहिए। आपके हिसाब से सारण सीट बीजेपी को जाना चाहिए। सारण सीट राजीव प्रताप रूढ़ी फिर इस बार चुनाव जीत रहे हैं उस सीट से। रोहिणी आचार्य का ये बात है कि बहुत बढ़िया लड़ाई लड़ी है उन्होंने, राजपुत्री हैं, उसका उन्होंने दिखाया भी चुनाव के बाद, हंगामा, मर्डर, हत्या और इस सब के बावजूद वो उसमें दर्शकों का भी कहना है कि वो उनकी खींच भी थी उसमें थोड़ी बहुत छिपी हुई, लेकिन वहां के मतदाता राजीव प्रताप रूढ़ी को इनाम दे रहे हैं। अच्छा, तो कहीं ना कहीं सारण में जो है मामला आप दोनों के अनुसार 50-50 का फंस रहा है। कहीं से आपका अनुमान है कि वहां से बीजेपी जीत रही है और आपका अनुमान है कि वहां से आरजेडी जीत रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सारण में कुछ भी हो सकता है। राजीव प्रताप रूढ़ी भी जीत सकते हैं और रोहिणी आचार्य भी जीत सकते हैं। बहुत ही कांटे का संघर्ष है, कांटे की लड़ाई है, उम्मीदवार यहाँ कांटे की लड़ाई है, लेकिन
रोहिणी को एज है। हाँ। फिलहाल बढ़त में एज इसलिए नहीं है कि वो लालू प्रसाद की पुत्री है, एज इसलिए है वहां पर कि वहां लव कुश समीकरण टूटा है। बिल्कुल। वहां कुशवाहा समाज के लोग इस बार एनडीए को छोड़कर जो परंपरागत मतदाता रहे हैं लव और कुश में कुशवाहा, वो इस बार आरजेडी की तरफ छिटके हैं। बिल्कुल सर, गोपालगंज की बात, गोपालगंज एनडीए के लिए काफी सुरक्षित सीट है। अच्छा। वहां पर एनडीए को कोई खतरा नहीं है और एनडीए आराम से वो सीट जीतती हुई दिख रही है। सर सिवान की बात कर लेते हैं। सिवान काफी हॉट सीट है। सिवान के बारे में आप बीच बीच में चर्चा भी कर रहे थे, शुरुआत में भी आपने हिना शहाब का जिक्र किया। दिवंगत शहाबुद्दीन जो कि बाहुबली जाने जाते हैं, तो बाहुबली की बेगम, शहाबुद्दीन की बेगम हिना शहाब जीत रही है या हार रही है? बाहुबली ही नहीं बल्कि डॉन कह सकते हैं आप जी। ठीक है, हाँ, वो डॉन की पत्नी है हिना साहब। अच्छा। और जिस समीकरण के आधार पर लगातार 3 बार से वो चुनाव हार रही थी, उस समीकरण को छोड़कर एक नए समीकरण के आधार पर हिना साहब ने व्यूह रचना रचा था, लेकिन वो व्यूह रचना सफल होता हुआ नहीं दिख रहा है। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि वो आसानी से चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन चुनाव में अंतिम क्षणों में जिस प्रकार का की गोलबंदी हुई वहां पर, उसमें जेडीयू वो सीट आसानी से निकालती हुई। बिल्कुल सर, आपका क्या मत है यहाँ पर? सिवान से आपके हिसाब से भी हिना साहब चुनाव हार रही है, जेडीयू जेडीयू के खाते में जा रही है सीट। तो सिवान सीट देखिए जेडीयू जीत रही है, जेडीयू का मतलब सीधे एनडीए होता है। तो आपको ये बता दें कि यहाँ सिवान में बहुत फाइट इसमें एक लाइन हम जोड़ेंगे कि प्रधानमंत्री जी की रैली के बाद जो कुछ मतदाता भटक के थोड़ा बहुत शहाबुद्दीन के परिवार के करीब जा रहे थे, वो फिर से वापस एनडीए की तरफ आ गए। तो कहीं मोदी साहब काम कर गया सिवान में। उसके लिए देखिए शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ने कितना इस बार परिवर्तन किया, ये तो आश्चर्यजनक था कि काला बुर्का छोड़कर हिना साहब जो है भगवा ओढ़नी ओढ़कर चुनाव प्रचार कर रही थी। अच्छा। ये भले ही देखिए वो चुनाव जीते या हारे बात अलग है, लेकिन मैंने कहा ना कि 360 डिग्री का टर्नआउट, ये ऐसा बिहार की राजनीति में पहली बार हो रहा है, जब हिना साहब जो कि जानी जाती है उनके पति के नाम से राजदेव रंजन की हत्या के लिए, चंदा बाबू के बच्चों को तेजाब से नहला देने के लिए, कई IPS IAS के वही थप्पड़ से मारे जाने के लिए, प्रताप गढ़ कांड के लिए जानी जाती है, और वो इस बार हिंदू मुस्लिम सद्भावना के प्रतीक स्वरूप, ठीक है, वो थावे मंदिर का जो है वो चुनरी ओढ़ के प्रचार कर रही थी। तो सिवान में उसका असर, सिवान में नहीं, असर तो हुआ है, ऐसा नहीं है असर नहीं होता तो आरजेडी के जो कैंडिडेट तीसरे नंबर पर कैसे होते? अच्छा। आरजेडी वहां तीसरे नंबर पर है, हिना साहब मुकाबले में भी है, तो उसी कारण से है। सिवान का चुनाव भले ही हिना साहब जीत नहीं पाई हो, लेकिन उन्होंने एक सामाजिक समीकरण को बहुत तेजी से बदल दिया है, और सिवान में राजद का जो MY था उसको भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उन्होंने चोट पहुंचाई है। तो सिवान में राजद कहीं कमजोर पड़ी है। सिवान में MY 2009 में ही टूट चुका था। पहली बार वहाँ शहाबुद्दीन और शहाबुद्दीन के परिवार को ओम प्रकाश यादव ने हराया था। बिल्कुल। और वहां पर मुसलमानों और यादवों के बीच की दुश्मनी जो है 2009 से ही है। जी बिल्कुल। तो सिवान का एक जो समीकरण है आपको समझा दिया है, अब आगे बढ़ लेते हैं। अब बात कर लेते हैं सर मोतिहारी की। मोतिहारी जहां तक है अभी तक मोतिहारी, बेतिया, वाल्मीकि नगर में कई समानताओं में मैं बताऊं तीनों सीटें एनडीए जीतेगी। मोतिहारी इसलिए जीतेगी बीजेपी कि वहां बीजेपी के वरिष्ठ नेता, मैं ये बात कहूं कि सुशील मोदी के बाद अगर आज के दौर में बिहार में सबसे वरिष्ठ नेता कोई है तो राधा मोहन सिंह है, 7 बार के सांसद हैं, ठीक है, तो राधा मोहन सिंह वहां आसानी से चुनाव जीतते हुए दिख रहे हैं। मोतिहारी में राधा मोहन चुनाव जीत रहे हैं। पूर्वी चंपारण, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण में भी भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने चुनाव बचा लिया है। बचा लिया है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो चुनाव जीत रहे हैं बल्कि बचा लिया है, हारते बच रहे हैं। अच्छा, ठीक है, हाँ। और वाल्मीकि नगर में जेडीयू आराम से चुनाव जीत रहे हैं। जेडीयू चुनाव वाल्मीकि नगर से जीत रहे। देखिए सारण और चंपारण क्षेत्र में काफी दिलचस्प बातें निकलकर सामने आई है, क्योंकि सारण में अभी तक लग रहा था कि यहाँ से बीजेपी जरूर जीतेगी, लेकिन रोहिणी आचार्य ने अंतिम क्षणों तक जिस तरह से वहां पर ग्राउंड में काम किया और जिस तरह से हवा अदली बदली, तो वहां काफी हद तक आरजेडी की जीत की संभावना सारण में है। इस चरण में
6-1 से केवल रोहिणी आचार्य जो है चुनाव जीत रही है महागठबंधन से। 6 सीटें एनडीए को, 1 सीट आरजेडी। लेकिन सबकी नजर कहीं ना कहीं इन तमाम सीटों में सारे हमको लग रहा है प्रदीप जी थोड़ा प्रदीप जी, क्योंकि सीधे बेटी विदेश से आई हुई है लालू यादव की, और लोगों ने स्वीकार कर लिया है छपरा की जनता ने राजकुमारी चुनाव जीतेगी। प्रदीप जी थोड़ा सा भ्रमित और थोड़ा सहानुभूति इसलिए भी रखते हैं कि एक किडनी का व्यक्ति इतना मेहनत कर रहा हो तो थोड़ा इनकी सहानुभूति आपको समझ आ रही है। एक किडनी पर चुनाव प्रचार, एक किडनी पे इतना मेहनत स्वाभाविक है, सहानुभूति तो जगेगा। वहाँ की जनता ने ये सहानुभूति दी है। नहीं, सहानुभूति तो दिया, वोट में तब्दील हुआ नहीं हुआ उसमें बहुत नहीं करेंगे, हम रोहिणी युग करेंगे, रोहिणी चुनाव जीतेंगे वहाँ पे, लेकिन सहानुभूति तो है, सहानुभूति मिली है। मैं भी मानता हूँ कि बहुत नेक काम किया है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि एक किडनी वाला व्यक्ति इतनी मेहनत की कि सारा रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया, बावजूद हालांकि परिणाम उनके पास है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सारे परिणाम नहीं उनके फेवर में जा रहे हैं। सहानुभूति भले दिखाई हो और इसीलिए ये सब कुछ खेल बदला है। सारण का और रोडी के लिए काफी मुश्किल खड़ी हो गई है। तो एक बार फिर से दर्शकों को रिजल्ट बता देते हैं कि सारण से आरजेडी की कैंडिडेट रोहिणी आचार्य चुनाव जीत रही हैं, बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी चुनाव हार रहे हैं, और महाराज जीत रही है, मतलब संभावना ही है। ठीक है, फाइनल चार्ज उनको पता लगेगा, लेकिन अभी फिलहाल आगे रोहिणी आचार्य सारण से चल रही है। महाराजगंज की बात कर लेते हैं। महाराजगंज बीजेपी के लिए क्लियर है, गोपालगंज एनडीए के लिए क्लियर है, सीवान से हिना शाह हार गई है और काफी लोगों को दर्द हुआ होगा, लेकिन सीवान कहीं ना कहीं मोदी फैक्टर की वजह से जदयू के खाते में चली गई है। मोतिहारी बेतिया, मोतिहारी पूर्वी चंपारण, बेतिया पश्चिमी चंपारण, और ये दोनों सीटें बीजेपी ने जीत ली है लगभग। बेतिया में कहीं ना कहीं थोड़ी मुश्किल थी बीजेपी के लिए, लेकिन फाइनली अब वहां से जीत नजर आ रही है। वाल्मीकि नगर की अगर बात करें तो वाल्मीकि नगर से भी जीत नजर आ रही है जेडीयू की। ये चुनावी परिणाम लगभग हो सकते हैं। और आपको ये भी बता देते हैं कि हमारा ये एग्जिट पोल है और 19-20 रिजल्ट हमेशा होता है, तो हमारे एग्जिट पोल कितना सटीक बैठता है ये तो 4 जून को जनता तय कर ही देगी, क्लियर हो ही जाएगा। लेकिन हमें पूरा अनुमान है और भरोसा भी है कि जो हम एग्जिट पोल दे रहे हैं सटीक यही बैठेगा। अभी कुछ सीटें बाकी है, उनका एग्जिट पोल भी लेकर आएंगे। नमस्कार।